Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, latest हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 की नोटिंग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि अपने आप में काफी लेंथी नोटिंग थी बिकॉज सर उसमें कॉन्सेप्ट्स काफी सारे करते करते हम लोग कवर कर चुके हैं. क्लियर. इनिशियल मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन को लेकर सब्सीक्वेंट में भी आपके मॉडल्स आपने दो रीड आउट करे. वन इज कॉस्ट मॉडल एंड सेकंड इज आपका रिवैल्यूएशन मॉडल. तो वहां पे जाके आपका थोड़ा सा पार्ट लेंदी हुआ. प्लस AS 10 के अंदर AS 6 भी तो मर्ज कर दिया गया. कब से जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट था वो भी टोटल आप लोगों का AS 10 के अंदर ही कवर अप किया. अब जो भी लास्ट दो लेक्चर्स आप लोगों ने लगाए हैं, क्लियर, एंड प्लस इवन नोटिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं ऑन द कॉपी. आज हम लोगों ने वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने हैं. क्लियर. तो ये वाला पार्ट, ये PDF पार्ट जो मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं इन द ग्रुप. क्लियर. ये पार्ट हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे. आप लोगों के लिए जो इसका पेंडिंग पार्ट होगा वो होगा, वैसे तो मेजोरिटी क्वेश्चन आपको मैं पहले बता चुका, AS के 90% क्वेश्चन आपके रेपिटेटिव होंगे स्कैनर में या ICI मॉड्यूल. बट स्टिल इट्स योर ड्यूटी कि वन टाइम, अभी तो इतने क्वेश्चंस करेंगे, दो चार एक्स्ट्रा कर भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, बस एक स्कैनर उठाने की हिम्मत है, मॉड्यूल उठाने की हिम्मत है, और कुछ नहीं है. स्क्रीन कर लेंगे साथ के साथ. और अगर बेशक अगर कोई क्वेश्चन होगा भी, कम से कम अभी सिलेक्ट कर लेंगे कि ये क्वेश्चन अच्छा था, पढ़ने वाला था, या उसकी नोटिंग के अंदर कुछ ना कुछ लिखने वाला पॉइंट है. तो सर डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट कि उसको बाद में जाके, कईयों की अपनी अपनी थियरी होती है कि ये PDF हमने अब कर ली, बाद में ICI मॉड्यूल करेंगे, उसके बाद स्कैनर करेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा. समझेंगे ना, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा. अल्टीमेटली द मोमेंट इज नाउ. एट प्रेजेंट जो थियरी, जो कॉन्सेप्ट आपने बिल्डअप करा है, अब आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं एंड मोस्टली क्वेश्चन का रिप्लाई आपको पता होगा. नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तुझे पहले सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, समझ के, दोबारा फिर सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. डबल मेहनत में क्यों विश्वास रखते हो? सिंगल टाइम में क्यों नहीं सोचते कि सिंगल टाइम में वन शॉट में वो चीज कंप्लीट करो, सो दैट कि बार बार वो चीज आपको ना उठानी पड़े. मेन वर्क हर टाइम आपने अपनी ये नोटिंग पढ़नी ही पढ़नी. AS पढ़ने का मतलब क्या होता है? जब भी आप रिवाइज करें, AS की नोटिंग तो हर बार रिवाइज करनी ही है, प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आप लोगों ने टिक करे हुए हैं कि ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा हिट करने वाला है, मेरे को ये पॉइंट पता नहीं था कि ये ऐसा करते हैं, तो उसको डबल टिक कर लीजिए कि जब भी पढ़े साथ में ये क्वेश्चन हमने देख लिए. जिसको हम वर्ड बोलते हैं कंटेंट को सिलेक्ट करना. अब लोग, हम जो वर्ड बोलते हैं ना मैनेजमेंट की, सर ये कैसे सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करेंगे. मैनेजमेंट कैसे हो पाती है? अगर आपका मटेरियल फर्स्ट डे से क्या होगा, सिलेक्टेड होगा. कंटेंट आपने पिकआउट कर रखा है, वही आपने जस्ट पढ़ना है. अब अगर लेट इट बी पहले भी उतना टाइम लग रहा था, अभी भी उतना टाइम लग रहा है उसको पढ़ने में, दैट मीन्स सर आपकी एफिशिएंसी डाउन. इफ यू आर एफिशिएंट तो जितना टाइम आपको कॉन्सेप्ट समझने में पहले लगा था, सेकंड टाइम तो देखो जी, लर्निंग कर्व तो यही कहती है कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए टाइम. अगर दोबारा फिर उतना टाइम लग रहा है, दैट मीन्स आपने फर्स्ट टाइम भी प्रॉपर नहीं. समझे पॉइंट? अब वन टाइम जब मेहनत कर रहे हो, थोड़ा टाइम चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, कोई खास बात नहीं. बट ये कॉन्सेप्ट माइंड से अभी से निकाल दो कि मैं लास्ट में जाके देखूंगा, तब मेरे पास सेल्फ स्टडी का पूरा दिन होगा, मैं तब कर लूंगा. हाल तब भी वही है, आज भी वही है. समझ रहे हो ना? सो प्रेजेंट भी वही है, फ्यूचर भी कंडीशंस आपकी वही रहेंगी. तो डोंट वेट फॉर द फ्यूचर कि नेक्स्ट डेज में आप करेंगे, आज जो चीज हो रही है कर लो. अब यहाँ पे कुछ PDF मैंने आपके साथ जो शेयर करी है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं. कुछ तो सर सिंपल भी होंगे, पर पहले मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें से क्या करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा, एंड आगे रहेंगे. क्लियर? पहले तो इसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये खत्म, ये राजी. सबसे पहले वन बाय वन चलते. मिक्सअप
क्वेश्चंस आपके पास आते रहेंगे, ओवरऑल टॉपिक आपका रिवाइज होता रहे। पढ़िए जी, कॉन्सेप्ट कैप्सूल 2, कृष्णा लिमिटेड। हाँ जी, एक्वायर्ड मशीनरी फॉर 50 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट इज 1 लाख, स्पेशल फी पेड इज 2 लाख। यस, अब आपको ये क्वेश्चन किस तरफ इशारा कर रहा है? कॉस्ट ऑफ परचेज। जब आप फिक्स एसेट को परचेज करते हैं, पीपीई को परचेज करते हैं, तब आपने एक डेफिनेशन लिखी थी, कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐड होंगे, कौन कौन सा लेस हो। पहले क्वेश्चन को पहचानना सीखो, क्वेश्चन की पहचान करो, सर अल्टीमेटली पता तो लगे प्रोविजन कौन सी अप्लाई होगी। आगे, जर्नल ओवरहेड्स इंकर्ड ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन पीरियड आर कितने हैं? 5 लाख रुपए। एंटिटी ने 3 लाख रुपए स्पेंड करे रिमूव करने में एग्जिस्टिंग मशीन, जिसको तुम वर्ड क्या बोलते हो? डीकमीशनिंग। डीकमीशनिंग, डिसमेंटलिंग का खर्चा। अरे नई मशीन तो तब लग पाएगी, पहले पुरानी तो भी हटानी पड़ेगी। उसके ऊपर 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ हमारा। क्लियर? आफ्टर दैट एंड टू प्रिपेयर प्रॉपर बेस फॉर द न्यू मशीन। आपने एक पॉइंट पढ़ा था, साइट प्रेपरेशन, जो हमने पॉइंट कहा था। साइट प्रेपरेशन में क्या पॉइंट आया था कि सर समटाइम्स आपको वो मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए उसकी प्रॉपर साइट प्रिपेयर करनी पड़ती है, तो जाके वो इंस्टॉल हो पाती है। क्लियर? नेक्स्ट आगे, यस सर, इन एडिशन टू द अबव एक्सपेंडिचर इट स्पेंट 2 लाख फॉर ट्रायल रन, बिल्कुल, मटेरियल एंड लेबर। The products manufactured during the trial run are sold। अब देख, ट्रायल मशीन चली है, प्रोडक्शन निकली होगी। अब प्रोडक्शन निकला, कहते जो भी गुड्स बनी, चाहे ट्रायल पे थी, जो भी गुड्स बनी, फिर भी 25,000 की बिकी, फिर भी 25,000 की क्या हो गई? सेल हो गई। तो तेरा एक्सपेंडिचर 2 लाख हुआ या 1,75,000 हुआ? सर उतना फायदा भी तो हो गया ना। आपका जो सामान बना था, बेशक ट्रायल पे था, बेशक सैंपल थे, सेल तो हुए, 25,000 के तो बिके, तो आपका कॉस्ट कितनी कंसिडर करेंगे? 175। कैलसी हाथ में, फटाफट प्लस कर, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए? चेक करो जी फटाफट जल्दी, बाकी चेक करें क्या क्या चीज ऐड होनी चाहिए। एक पॉइंट तो मैं डिस्कस कर ही चुका आपसे, एक पॉइंट तो मैं डिस्कस कर ही चुका कि सर लास्ट वाला जो है 25,000 लेस करने के बाद आप कितनी कॉस्ट उठाएंगे? 1.75। अब देख, परचेज प्राइस कितना था? 50। 1 लाख रुपए की फ्रेट, प्रोफेशनल फीस कितनी थी? 2। प्रोफेशनल फीस कितनी थी? 2। और साइट प्रेपरेशन वगैरह, वो डिसमेंटल वगैरह करने का खर्चा कितना था? 3। और ट्रायल रन एक्सपेंडिचर कितने थे? 1.75। अब नीचे देख, नोट में, नोट पढ़, वो वैसे जर्नल ओवरहेड्स थे, आपने लिखा भी हो तो साइड पे, जर्नल ओवरहेड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द कॉस्ट जब तक डायरेक्टली लिंक्ड टू द एसेट ना हो। इसने भी क्या कहा, पढ़ो नीचे, एलोकेशन ऑफ General and administration overhead is not added to the cost of asset as it is not directly related to the acquisition. ये कौन सा एसेट को एक्वायर करने के रिलेटेड था? जर्नल ओवरहेड्स क्या हुए? एलोकेट किए गए, तो ये तो नहीं सर पार्ट बनेंगे। होता जर्नल ओवरहेड्स वो तो जब आपने मशीनरी इंस्टॉल करी, इंस्टॉल करने में जो कॉमन खर्चा आया उसका 5 लाख रुपए एलोकेट किया गया, बट ये 5 लाख रुपए मशीनरी को लेकर तो नहीं था ना, मशीनरी को परचेज करने लेकर तो नहीं था ना, डायरेक्टली नहीं था सर। एंड जब तक डायरेक्टली लिंक्ड ना हो हम नहीं करेंगे सर। और वैसे भी मैं तो जर्नल वर्ड सुनते ही पहले मना कर गया था कि इसको मैं इंक्लूड ही नहीं करता। मैं तो वेट कर रहा था कि शायद कुछ बता के जाए कि ये डायरेक्टली लिंक्ड टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, शायद मैं कर लेता। क्लियर? सो बेसिकली इट्स मियर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड है जो नॉर्मली हम चलते हैं, एंड ये प्रोडक्शन के साथ, एक्विजिशन के साथ लिंक नहीं रखता, हम इसको काउंट नहीं करते। नेक्स्ट वर्ड इज, आगे चलिए, कॉन्सेप्ट कैप्सूल नंबर 10। On March 31, 2018, Radha Limited traded an old machine having a carrying amount of 16,800. Sir, traded exchange kind of exchange, clear? जिसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? एंड पेड कैश डिफरेंस ऑफ रुपीज 6,000। जो आप में से डाउट पूछा था कि सर अगर मान लो पार्टली एक्सचेंज पार्टली कैश है तो क्या करेंगे? अब देख, 6,000 रुपए तो अपने न्यू मशीन हैविंग अ टोटल कैश प्राइस जिसका कितना था? 20,500 था। 20,500 में से 6,000 तो तुझे देना पड़ा, 6,000 तो देना पड़ा, मतलब वैल्यू कितनी आई? 14,500 एक्सचेंज वैल्यू आई। आगे सर, 31 मार्च 18 को व्हाट अमाउंट ऑफ लॉस शुड द कंपनी रिकॉग्नाइज ऑन दिस एक्सचेंज? सर एक चीज बताओ, मैं तो 16,800 वाली चीज अपनी कितने में एक्सचेंज कर बैठा? 14,500 में कर बैठा ना, तो मेरा नुकसान तो कितने का हो गया? क्लियर? ऊपर प्रोविजन पढ़ पहले। एज पर AS 10, when a PP is acquired in exchange or part exchange for another asset, yes, the cost of asset acquired should be recorded either at क्या प्रोविजन थी?
क्या प्रोविजन थी? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ विच एवर इज मोर क्लियरली। बट सर अगर आपकी जो वैल्यू है क्लियर कमर्शियल सब्सटेंस वाली नहीं है आपके पास स्टिल, तो आप क्या कर सकते हो सर, जो आपकी कैरिंग अमाउंट जो बुक वैल्यू है उसी पे रिकॉर्ड कर ले। बट सर यहाँ पे दोनों चीजें, तेरे पास कैरिंग अमाउंट भी है और वो जो एसेट तू लेने जा रहा है, एक्सचेंज करने जा रहा है, उसकी फेयर वैल्यू भी है। जब फेयर वैल्यू गिवन तो है, दोनों में से आपने क्या कहा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड की है तो है, कितनी लिखा तो हुआ है 20,500, तो रिकॉर्ड तो कितने पे करेंगे 20,500 पे। हाँ सर 20,500 क्या सारा कैश, क्या सारा एक्सचेंज ना सर, पार्टली एक्सचेंज पार्टली कैश। 6,000 तो कैश देना पड़ा और बाकी 14,500 की मेरी क्या हुई, वो एक्सचेंज हो गई। बट सर एक्सचेंज कितने के लिए हुई, 16,800 की। मेरा तो 2300 का नुकसान हो गया। मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितने की थी, 16,800। जब नई एसेट आएगी वो तो 14,500 में एक्सचेंज हुई है, मेरा 2300 का तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। ये चीज आगे बढ़, द डिफरेंस बिटवीन fair value of new machine and amount payable is treated as fair value of the old machine. That बिल्कुल। is 14,500. This can be treated as sale value of old machine and the difference between selling price of old machine and the book value is recognized as loss as the fair value of the asset acquired is reliably measurable than the fair value of the asset given up. It is appropriate to value the asset acquired at, जब क्लियरली गिवन तो है कि नई एसेट की जो मार्केट कैश प्राइस तो गिवन है, तो मार्केट वैल्यू गिवन है कि मार्केट में वो चीज कितने की चल रही है, 20,500 की है, तुम लेने जाओ 20,500 की मिलेगी। और अगला कह रहे हैं, दुकानदार कह रहे हैं सामने वाला जी 6,000 तो कैश लेना पड़ेगा, बाकी एक्सचेंज करवा लो। साफ ही क्लियर हो गया, 20,500 में से 6 तो कैश है, तो जो पुरानी वो एसेट तुझे काट रहा है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हुई, नेचुरली 14,500, नेचुरली 14,500। बट जिसकी बुक वैल्यू तुम कितनी शो कर रखे थे, 16,800, तो 2300 का आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर। नेक्स्ट आइए कॉन्सेप्ट 11। Buddha Limited issued 50,000 equity shares of 10 each fully paid up in consideration for receipt of certain machinery. बिल्कुल। The quoted rate on the date of transaction in PSC is 15 per share. In the absence of fair market value of the machinery, how should the entity? अब फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी तो गिवन नहीं है, पर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन तो है ना, एक्वायर्ड का नहीं है, गिवन का तो है, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। और शेयर्स है सर, शेयर्स हैं, कमर्शियल सब्सटेंस है, रेडली मार्केट अवेलेबल है, आई कैन बिलीव, मैं फेथ कर सकता हूं। यस, मैं किस पे रिकॉर्ड करूंगा, कितने शेयर थे, 50,000, कितने का शेयर था, 15 का, 7.5 लाख। आप कह रहे हो जी मशीनरी की वैल्यू गिवन नहीं, कोई उसकी नहीं गिवन, एक्सचेंज में जो दिया उसकी तो गिवन है, और ऊपर से कमर्शियल सब्सटेंस वाली चीज है, तो फिर क्लियरली एविडेंट है तो है सर, जो एसेट आपने गिवन अप करी चलने दे, उस पर रिकॉर्ड कर ले 750 पे, डन। आगे चल, नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट 16 पढ़िए जी। During the current year 17-18, Agrawal Limited incurred the following expenditure relating to its plant and building. यस, रूटीन रिपेयर्स। अब मैं आपने इसमें से बताना है कौन से कैपिटलाइज होंगे, कौन से नॉर्मल। अच्छा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की कंडीशन क्या थी, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की कि सर जो भी आप लोगों ने खर्चा करा, क्या कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इंक्रीमेंट होगा, क्या कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, इफ यस कैपिटलाइज, इफ नो देन प्रॉफिट। अब तुम लोगों ने रूटीन रिपेयर करवाई, रूटीन रिपेयर अभी कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। मेजर ओवरऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड वंस इन किसमें, 3 इयर्स, वो आपने पॉइंट पढ़ा था 3 इयर्स में कि सर हर 3 साल बाद होता ही होता है, और मेजर रिपेयर है, मतलब 3 साल में उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, फिर उसको दोबारा बदलाना पड़ता है, तो जाके उसकी एफिशिएंसी दोबारा उतने पे जाती है। आगे, रिप्लेसमेंट ऑफ रूफ टाइल्स, छत की जो टाइल्स होती हैं, इसकी रिप्लेसमेंट आपने करवाई है, यूजफुल लाइफ जिसकी कितनी है, 4 साल, 2.5 लाख रुपए खर्चा हुआ। बताओ, अरे डायरेक्टली रिलेटेड छोड़, मैं पूछ रहा हूँ रूफ टाइल्स, ये कॉमन एग्जांपल है, ये मशीनरी वगैरह नहीं, ये अलग अलग पॉइंट्स है सारे, ये अलग अलग पॉइंट्स है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाउ विल यू डिसाइड, हाउ विल यू डिसाइड,
इसका मतलब क्या है? मैं तो नॉर्मली आपसे ये पूछूंगा, क्या ये रूफ टाइल्स की रिप्लेसमेंट करवाने से क्या कोई एफिशिएंसी बढ़ी, क्या कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, क्या कोई कॉस्ट कटिंग हुई, क्या कोई इनकम में बेनिफिट हुआ? अगर तो साइंस ये कह रहे हैं फिर तो अपा क्या करेंगे? यस करेंगे। अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस में कहेंगे। अब पढ़िए इनका रिप्लाई क्या है, कहां पे है? ये रहा, ये पढ़ो, सुनो। पहले पढ़ियो। अच्छा, एक पहले ऊपर पॉइंट पढ़ लो, इकट्ठा रिप्लाई पढ़ेंगे। सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट्स टू द इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम विच विल इंक्रीज, क्या लिखा हुआ है? तो क्लियर इशारा कर रही है। अब जैसे नॉर्मली मैंने सारी बिल्डिंग की वायरिंग चेंज करवाई, कहते कोई एफिशिएंसी बढ़ी ना? कुछ भी नहीं हुआ। ये तो जस्ट अपने आप को एक सिक्योर करा जी, और कुछ नहीं है। तो सर इसको आप कैपिटलाइज थोड़ी करोगे। अब ये मान लो ट्यूब खराब होगी सर, इसको मैंने चेंज करवाया, तो क्या हो गया? नॉर्मल रिपेयर है। कौन सा ज्यादा रोशनी करने लगी? है तो नॉर्मल रिपेयर है ना। तो सर आप साइंस देखा करो कि अल्टीमेटली क्या इशारा कर रहे हैं। इफ यस तो कैपिटलाइज, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस। इसका रिप्लाई पढ़ नीचे पहले। यस, as per AS10, expenditure that increases the FCP, that is, which satisfy the recognition criteria of an asset or PPE, should be क्या होनी चाहिए? Capitalized as a part of PPE. The same rule is applicable even for the replacement of some significant parts and major inspection. Same rule सबके लिए अप्लाई होता है। क्लियर? तो सर जर्नल रिपेयर, ये तुम पहले कह चुके थे, तो कहां पे जाएगी? ये बड़े खतरनाक क्वेश्चन देते हैं ये वाले। ये ऐसे पॉइंट निकाल के लेके आएंगे, तेरे को मजबूर कर देंगे सोचने में, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बी क्लियर इन योर थॉट्स, बी क्लियर कि सर अगर लिखा हुआ है ऐसा है तो ठीक, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस। और ये शुरू से लेके आज तक क्वेश्चन किसी का पहली बार में सही नहीं होता। एक दो पॉइंट तो गलत करके आएगा, कोई कैपिटल कहेगा, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेगा। क्यों? ये पॉइंट ही ऐसा पूछेंगे जो जजमेंट बेस्ड है, जो डिपेंड करेगा कि सर आपकी डिसीजन क्या है। आगे चलिए, कहता मेजर ओवरऑल एक्सपेंस, ये तो कह चुके थे। अब रिप्लेसमेंट ऑफ रूफ टाइल्स को भी अजम्पशन है सर, इसकी अजम्पशन है। कैसे? एंड सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट तो क्लियर था, वो तो पता ही चुका था। इंक्रीजेस द, क्या कर रहा है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हेंस ऑल द आइटम शुड बी कैपिटलाइज्ड एज पीपीई। आप कॉन्ट्राडिक्टरी सब दे दो, आप नीचे लिख दो, छत की टाइलें बदलवाने से क्या होता है? कुछ भी नहीं, कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ती, कुछ भी सर। वो आपका व्यू पॉइंट है ना। आप डबल आंसर कोड करें, आप सिंपल क्या करें? देखो जी, 4 पॉइंट थे। पहला तो क्लियर था पीएल, दूसरा और चौथा पॉइंट क्लियर था कैपिटलाइज। तीसरे को डाउट है ना, तीसरे को लेकर दोनों में आप उसको डाउट में डाल दो। क्या करो सर? इफ इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी और इंक्रीजेस द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, देन दिस कॉस्ट विल आल्सो बी कैपिटलाइज्ड विद अदर, अदरवाइज इट विल बी चार्ज टू द रेवेन्यू। तेरा पॉइंट सही है। मैंने ना उसको हाँ कही ना कही, इन बिटवीन कर दे। जैसा तुमने करा वैसा मैंने करा, मिलेंगे। डबल आंसर कोड करना वहां पे, नहीं तो अदरवाइज आप अपना एक व्यू पॉइंट करो। सिंपल सी बात है। जहां तुझे डाउट आया, समझो जजमेंट बेस्ड है, हर पर्सन की अपनी जजमेंट है। कोई किसी चीज को क्या कंसीडर करता है, कोई क्या, तो आप अपना व्यू पॉइंट ले, लिख कर आए वहां पे। नेक्स्ट आगे, द एंटिटी शुड de-recognize the previously recognized measurable expense and replacement of roof tiles and electrical wiring system before capitalized। पुराने वाले को पहले डी रिकॉग्नाइज कर देना, फिर नया वाला, क्योंकि रिप्लेस हो रहे हैं ना। पुराना डी रिकॉग्नाइज और नया उसकी जगह क्या कर लेना? एंटर कर लेना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे सर आपका है 21 नंबर, पढ़िए जी। General Limited expects that a plant becomes useless, which is appearing in the books at 10 lakh gross value. ग्रॉस वैल्यू, क्लियर, ग्रॉस वैल्यू। और आपने आज उसको क्या बोल दिया? व्हाट इट मींस? रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, तुम्हारे लिए वो काम का नहीं रहा। तो आपने क्या कहा था? आपने उस केस में क्या पढ़ा था? प्रोविजन देख फटाफट कि सर डेप्रिसिएशन तो नहीं लगेगी, उसकी वैल्यू कितने पे शो करोगे? कैरिंग अमाउंट और एनआरवी, विच एवर इज, क्योंकि वो हेल्ड फॉर क्या हो चुकी। अगर ये केस हुआ, अभी पढ़ा नहीं है आपको, तो अपने एक पॉइंट पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि यूजलेस मुझे यही कह रहा है शायद। आगे
द कंपनी चार्जेस क्या करती है, SLN depreciation over an estimated period of 10 years. और जिसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 3% ऑफ द कोस्ट। 10 लाख थी, 10 लाख का 3% 30, कितने साल में राइट ऑफ, 10 साल में। क्लियर, तकरीबन 97,000 हर साल की डेप्रिसिएशन, 97,000। आगे चल, एट द एंड ऑफ 7th ईयर, 7 साल बाद, पहले 7 साल की बुक वैल्यू निकालना, कितनी हुई तेरा, 97 इंटू 7, 10 लाख में से माइनस करके 321, ये 8th ईयर की स्टार्टिंग है और 7th ईयर का एंड, मतलब बुक वैल्यू से। आगे क्या हो चुका, यूजलेस, और आपने सोच लिया कि इसको तो बेचना। अब बता, रूल इज एनआरवी और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज, सर इट्स एस्टिमेटेड एनआरवी इज, हो रहा ना, ऑरली ही सॉल्व होंगे सर। कंसेप्चुअली अगर चलोगे ना, प्रोविजन अगर आप लोगों ने, और ये भी इसीलिए बार बार कहता हूं कि आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लिखा करें, राइटिंग प्रैक्टिस किया करें। डिफरेंस पीएल, कैरिंग अमाउंट कितनी, 321, एनआरवी कितनी है, 310, वैल्यू डाउन करनी पड़ेगी, 11,000 का क्या कर, प्रॉफिट एंड लॉस ना, प्रॉफिट एंड लॉस। जो चीज अरे वो अलग केस है, मतलब है तो पीएल में जाते हैं, वो तो अलग चीज है। मैं कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूं, जो चीज रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव यूज हो चुकी, डेप्रिसिएशन तो डलने नहीं वाली, उस पे चलेगा ही क्या, डायरेक्टली, या तो प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर वही तेरा वो रिवैल्यूएशन सरप्लस एग्जिस्ट करता है तो वैसे चलेंगे। क्लियर, तो चलिए जी नेक्स्ट आगे। सर इसके तो 10,000 पे पीएल में डाल देंगे, 10,000 कौन सा, 11, हाँ, और बाकी को बाकी एनआरवी पे मशीनरी तेरी 310 पे दिखती रहेगी, और साथ में लिख देंगे फॉर डिस्पोजल। उसको मशीनरी को अब अलग कर देंगे ना बाकी ब्लॉक से, क्योंकि बाकी ब्लॉक चल रहा है प्रोडक्शन के लिए, ये ब्लॉक चल रहा है सेल के लिए, इसको अलग ही कर दो, रहेगी बैलेंस शीट में, है तो एसेट ही है, मैंने कौन सा बेच दी। प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ही बुक करेंगे ना, उसकी वैल्यू को टू मशीनरी, सीधा टू मशीनरी। नेक्स्ट आगे पढ़िए जी, बोलो। हाँ, स्पेशली हेल्ड फॉर डिस्पोजल लग कर, या नीचे नोट मेंशन कर दूंगा, आउट ऑफ दैट इतने की मशीनरी हमारी हेल्ड फॉर क्या है, डिस्पोजल, ये चीज। यस, अरविंद टोयोटा लिमिटेड was into car sale and rental business and in course of its ordinary activities. अब देख, रेंटल वर्ड क्या लिखा हुआ है, अब इनकी जो गाड़ियां हैं हम किराए पे देते हैं, हमारा काम है सर, ये जितने भी टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले हैं ये सारे अपने रेंटल बिजनेस में हैं, तो ये अपनी उन कार्स को इन्वेस्टमेंट नहीं, स्टॉक नहीं, क्या दिखाएंगे, पीपीई की तरह शो करें, क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज हो रही है फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज। नेक्स्ट आगे, यस, routinely sells items of PPE that it held for rental to others. बिल्कुल। The company sold a car which was rented for 3 years for 3 हाँ, lakhs. पहले हमने खरीदी, पहले किराए पे चलती रही, बाद में कोई अच्छा कस्टमर मिला, वही कार किसी को आगे सेल कर दी। मतलब हमारा तो सेल का भी काम है, रेंट का भी काम है, जितना देर रेंट में चलेगी रेंट में चला लेंगे, बाकी टाइम जहां है तो पीपीई है ना। आगे कहते 3 साल आपने किराए पे रखी हुई थी, रखी होगी, चलो महीने का मतलब, सेल कितने में करी, जिसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, द कंपनी प्रेजेंटेड 0.5 लाख एज अदर इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ कार। सेल ऑफ कार, कहते जी 2.5 लाख वाली चीज आपने 3 लाख रुपए में सेल करी, इसको अदर इनकम की तरह क्या कर लिया, इसने बुक कर लिया। इज दिस अकाउंटिंग करेक्ट, क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। चलो पढ़िए, पढ़ो सर। एज पर AS 10, If an entity that in the course of its ordinary activities routinely sells items of PPE that it held for rental to others should classify such assets to inventory at the carrying amount. बिल्कुल, When they cease to be rented and become held for sale. जब तक, वही बात है ना, जब तक तो वो रेंटल बिजनेस में थी तब तक अलग चीज थी, जब आपने रेंटल बिजनेस से हटाकर उसको क्या कर दिया, बिकम हेल्ड फॉर सेल कर दिया, तो उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 2.5 लाख रुपए। आगे पढ़िए, आफ्टर रिक्लासिफिकेशन टू इन्वेंट्री इफ इट इज सोल्ड, The proceeds should be recognized in revenue in accordance with AS 9. Revenue recognition, that is, the entity should add 3 lakh to the revenue from operations and it should add 2,50,000 to COGS in PL. सर दो चीजें आप ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, किस बात को लेकर कंफ्यूज कर रहे हो,
कार बेचना तुम्हारा ऑर्डिनरी काम है, तुम्हारा ऑर्डिनरी काम क्या, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। दोनों है, दोनों है। मैं एक गाड़ी परचेज करता हूं, एक चीज बताओ, मैं कार डीलर हूं, कार डीलर हूं, मैंने कार परचेज करी एंड सेल करी, मैं ट्रेडिंग अकाउंट में शो करूंगा या बैलेंस शीट में एसेट की तरह शो करके बेच दूंगा? क्यों? स्टॉक इन ट्रेड है, क्योंकि आपका कार बिजनेस है, सेल करना परचेज करना बिजनेस है। बट जब तुम चलते थे किसमें? रेंटल में। रेंटल में तो सर कभी आप पीपी दिखाते थे, समझ गए ना वर्ड? तो उस पॉइंट से रिप्लाई दे रहा है, कहता है सर अगर तो ये देखो जी आपका इन्वेंट्री थी, अगर तो ये इन्वेंट्री थी, अदर इनकम की तरह नहीं, आप इसको नॉर्मल सेल 3 लाख रुपए की और परचेज उसकी जितनी है उस तरह शो करो, वैसे ट्रीट होएगा। क्लियर? पढ़ो आगे। एंड इट शुड ऐड 2.5 लाख रुपए कहां पे दिखा? कॉस्ट ऑफ गुड्स। इन्वेंट्री तो मेरे को इतना पता है, इधर परचेज आती है और इधर सेल आती है, फिर तो ऐसे ट्रीट होना चाहिए, फिर तो ऐसे ट्रीट होना चाहिए। बट सर अगर वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, प्रॉफिट अपना पीपीई है, तो आपका ट्रीटमेंट शायद सही है, तो आपका ट्रीटमेंट सही है। अदर इनकम में प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की तरह क्या कर लीजिए? बुक कर लीजिए। द पॉइंट इज दैट ये जो वर्ड है ना, वॉज इनटू, क्या लिखा हुआ वर्ड? कार सेल। अब कार सेल के काम में भी तो जब तक नॉर्मली वो रेंटल में थी तब तक पीपीई थी, जब आप उसको हेल्ड फॉर डिस्पोजल कर लेते हो फिर तो वो गुड्स बन गई, कार थोड़ी रही वो, क्या बन गई? गुड्स। एंड गुड्स की परचेज सेल कहां पे आती है? ट्रेडिंग। फिर तो सर इधर 2.5 लाख रुपए कॉस्ट ऐड करो, उधर 3 लाख रुपए की सेल दिखाओ, सेल प्रॉपर गुड्स की तरह। बेचना तुम्हारा काम है भाई, समझ गए ना? जैसे नॉर्मली ये करते क्या है, इनकी अगर अकाउंटिंग हमारे पास आती भी है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अब पर्सन क्या कहते हैं जी, टूर्स एंड ट्रैवल वाले, सर देखो जी अपन तो दोनों काम करते हैं, जहां एक तो क्लियर होता है पहले दिन से अपना काम ही सिर्फ टूर एंड ट्रैवल का है, बेचने का काम नहीं है। गाड़ियों की डीलिंग नहीं करवाते हम लोग, हम नहीं सेल करवाते, हमारा काम है जस्ट इसको रेंटिंग पर्पस पे देना। फिर तो पहले ही दिन इसको कहां पे ले जा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर गुड्स थोड़ी आएंगी, फिर तेरी वो एसेट। कहते हैं सर हम ना क्या करते हैं जी, 2 साल 3 साल चला के रेंटल बढ़िया मिलता है, उसके बाद जो कस्टमर मिला जिस पे मिला निकाल दे। कहता मतलब बेचते भी हो? कहता हाँ सर, हम ना रिक्लासिफिकेशन कर लेते हैं, हम फिक्स्ड एसेट को करंट एसेट में बदल देते हैं। क्यों? अब वो क्या बन चुकी? इन्वेंट्री। अब वो क्या बन चुकी? इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री के केस में तो अगर परचेज सेल होगी वो कहां पे जाएगी? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट। हुआ क्लियर? कंसेप्चुअली वर्ड आप एक बार कहेंगे सर आप तो कुछ और ही कहते 0.5 का ये करो, पॉइंट निकल कर क्या है? अब ये क्वेश्चन बनता है डबल टिक कि हाँ सर ये ऐसा देखना पड़ेगा कि जब आप उस आइटम को बेच रहे हैं, क्या आपने एज अ नॉर्मल गुड्स की तरह बेचा या एज अ पीपीई की तरह बेचा, ये भी तो देखना बनता है। उसके अकॉर्डिंग टू रिप्लाई होगा कि उसको करें तो क्या करें। हुआ क्लियर? चलिए, उसको एज अ पीपी रिकॉर्ड करें 3 साल तक, जब तक वो रेंट में थी। जब तक, फिर जब सेल, उसके बाद जब सेल करने के लिए उसको हेल्ड फॉर डिस्पोजल कर दोगे, वो गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगी एंड वो किस में चली जाएगी? इन्वेंट्री में। और इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट कहां पे है? ट्रेडिंग। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलिए जी, कॉन्सेप्ट कैप्सूल 35 पढ़िए जी। कंपनी प्रोवाइडर मशीन फॉर चैप्टर 14 for 5 lakh 14, ठीक है, 5 लाख की। the company charged acquisition up to 16 17 on कितने साल? 3 years 14 15 15 16 16 17, 3 साल आपने किस पे लगाया? और वर्किंग लाइफ कितनी थी पहले? 10 इयर्स। एंड स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? निकाल लो डेप्रिसिएशन। 5 लाख माइनस 50, 4.5 डिवाइड बाय 10, 45 45, 3 साल तो आप चार्ज कर चुके 1.35, 5 लाख माइनस 1.35, 365 जो आप लोगों की बुक वैल्यू आ रही होगी एट द एंड ऑफ 16 17 और एट द स्टार्टिंग ऑफ 17 18। आगे बढ़ियो, आगे से 17 18 में आपने कंपनी डिसाइड करा कि हम तो जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लगाया करेंगे 20%। लगा लो, हमें क्या 4th ईयर ऑनवर्ड से 365 का 20% आप चार्ज करना स्टार्ट कर दीजिए सर। और आपने पॉइंट पढ़ा था प्रोस्पेक्टिवली, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव।
दिस इज द पॉइंट। आगे चलो, ऑन एक चार्ट 16 Indra Limited bought a machinery for 1 lakh. The company followed revaluation model for plant and machinery class and it revalued the machinery to 1,50,000 on 31st March 18. पहले ये बता, 31 मार्च 18 को तुमने इस पे रिकॉर्ड करा डेट पे, क्या एंट्री पास करी होगी? पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सर, पीपी डेबिट जाएगी, ऊपर जा रही है फर्स्ट टाइम। आगे, कंपनी फॉलो एसएलएम टू डेप्रिशिएट द एसेट ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years। ओरिजिनल तो 10 थी ना, 16 में खरीदी थी, 16 में खरीदी थी, 31/3/18 2 साल बाद जाके रीवैल्यू कर लिया, तब रीवैल्यूएशन के टाइम कितनी वैल्यू आई? 1.5 लाख। तो अब तुम सोच लो 1.5 लाख डिवाइड बाय 8 राइट ऑफ करने के लिए रिमेनिंग लाइफ में, वैसे भी रूल तो यही कहता है रिमेनिंग लाइफ में क्या करो? राइट ऑफ करो। आगे, आउट ऑफ द डेप्रिसिएशन 18,750, the company wants to charge only 10,000, that is 1 lakh divided by 10 years to PNL and remaining amount of 8750 to revaluation surplus. Do you agree? अब ये डिवाइडेशन करना चाहते हैं, किस बात की डिवाइडेशन? कहते सर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि पहले अगर कौन पढ़ा है रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो कट उसमें से भी लगेगा एंड, बट वो तो रीवैल्यूएशन का था ना, डेप्रिसिएशन का थोड़ी। तुम कंसेप्ट किसमें लगा रहे हो? गलत कॉन्सेप्ट में जा रहे हो। आगे पढ़ियो, डू यू एग्री विद दिस अकाउंटिंग? देखते हैं इनका क्या कहना है, पढ़िए। The accounting proposed that is charging part of depreciation directly to revaluation surplus not accepted. As per AS10, हमें तो ऐसा कोई रूल पढ़ाया नहीं। कई बार ना वैसे तुम्हें जचने लग जाएगा, हाँ वही सही तो कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में तो जाना चाहिए, पहले क्रिएट हुआ। ऐसे भी अनसुनी बातों पे मत बिलीव करना। हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं डेप्रिसिएशन के केस में कि रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो जो भी कॉन्सेप्ट करा था वो रिवैल्यूएशन का ही कॉन्सेप्ट था, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तब देखना है फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जो भी है। डेप्रिसिएशन में तो पढ़ा ही नहीं। डेप्रिसिएशन की तो एक एंट्री होती है जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी। रिवैल्यूएशन सरप्लस तो कभी वर्ड ही नहीं यूज करा। आगे चल, डेप्रिसिएशन शुड बी usually charged to P&L statement unless it is included in the carrying amount of another asset. हाँ, जब तक किसी दूसरी एसेट में इंक्लूड ना हो। एक एसेट को बनाने के लिए दूसरी एसेट का प्रयोग हुआ, तो उस दूसरी एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगती है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, दूसरी एसेट को बनाने के लिए जो एसेट का यूज आपने करा, इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगी ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, उसकी कॉस्ट में जाएगी। तभी कहा अनलेस। वैसे तो हमने आज तक डेप्रिसिएशन को जो वर्ड देखा है वो कहां पे देखा है? प्रॉफिट एंड लॉस में ही देखा है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा किसी की कॉस्ट में देखा है। आगे चल, as per AS10, entire amount of revaluation surplus related to assets should be transferred to revenue reserve once the asset is disposed of. बिल्कुल। However, some part of the revaluation surplus may be transferred as the asset is used by, हाँ ये कर सकते हो। आपने ये कहा था कि उधर से अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़े, एक सिस्टमेटिक बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पार्ट, जैसे जैसे एसेट क्या हो रही है डेप्रिशिएट, उतना पार्ट कहां पे लेते जाते रहो? प्रॉफिट एंड लॉस में। बट ये नहीं कहा था कि डेप्रिसिएशन रिजर्व एंड सरप्लस अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस में से लेके जाओ, ये कभी नहीं कहा। हमने ये पॉइंट तो पढ़ा था ना कि सर आप अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस डाल के बैठे हैं और इधर से अगर डेप्रिसिएशन आपसे ज्यादा स्टार्ट हो गई, ये एक्सपेंस साइड जाएगा, उतना प्रोपोर्शनेट आप क्या डाल दो? इनकम टू मैच द सेम। ये तो सुना था, बट जो आपने प्रोपोर्शनेट निकाला कि आधा पार्ट डेप्रिसिएशन में, आधा पार्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस में से उठाएंगे, ये ट्रीटमेंट कोई नहीं। आगे चलिए, यस, द अमाउंट ऑफ सरप्लस इन सच केस, लास्ट वर्ड, इन सच अ केस द अमाउंट ऑफ द सरप्लस ट्रांसफर्ड would be the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset and depreciation based on its original cost. It is not mandatory, but the entity can choose this as part of accounting. और ये भी वो चूज करें तो है, मैंडेटरी नहीं है। क्लियर? तो हमारे अकॉर्डिंग तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, और जो तुम कर रहे हो वो तो गलत है। क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन, पढ़ना आगे, the difference between, और जो ये तुम्हारा डिफरेंस है बिटवीन द टोटल डेप्रिसिएशन जो बन रही है, क्लियर, और जो ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग। एक बार बता, 18,750 किसके कारण आ रही है? रीवैल्यूड अमाउंट के कारण डेप्रिसिएशन आ रही है। अगर वैसे रीवैल्यू ना होता तुम्हारी डेप्रिसिएशन कितनी लगती? 10,000।
डिफरेंस कितना आया? देख भाई, ये जरूर कर सकता है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में से उतना पैसा निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दे, ये तेरा पॉइंट है। ये जब अपन डेप्रिसिएशन में पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन सरप्लस एग्जिस्ट करता है, और रिवैल्यूएशन मॉडल चेक कर, खोल फटाफट जल्दी, खोलो लास्ट सेकंड लास्ट पेज, जिसमें सब्सीक्वेंट वाले केस में था शायद आपका कि रिवैल्यूएशन मॉडल एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस एग्जिस्ट करता है, तो आप डेप्रिसिएशन तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगी। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस एग्जिस्ट करता है तो डिफरेंस क्लियर जो है रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व में डाल दो। क्लियर? तो यहां पे सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, अगर आप इसको लिखना चाहें अपनी कॉपी पे बाद में लिख सकते हैं, पहले सुन लीजिए ये डिफरेंस कैसे बन रहा है। सर एक बात बताओ, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तुम आज भी 1 लाख रुपए के ऊपर ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही क्या लगा रहे हो, जिसके कारण देख सिंपल सी बात, अब ये रिवैल्यूएशन के कारण तेरी डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है अकॉर्डिंग टू दैट 10,000। ये डिफरेंस बढ़ा ना। आप ऐसे करो सर, देखो जी जितना भी डालना है आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में। एंट्री तो क्या पड़ेगी सर, आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, वो तो आएगी। ये जो डिफरेंस है ना, जो रिवैल्यूएशन के कारण डेप्रिसिएशन बढ़ी, इसकी आप एंट्री प्लस अकाउंट डेबिट टू जनरल, इसको भी मैच करने की, ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका वो नेट प्रॉफिट बिल्कुल क्या रहे, सही। अदरवाइज आप बुक्स में एक्सेस डेप्रिसिएशन डाल रहे हैं, और वो भी सिर्फ एक रिवैल्यूएशन के बेसिस पे, जबकि तुझे मिला कुछ नहीं है। एसेट की वैल्यू बढ़ी, अच्छा कल को अगर और बढ़ जाएगी तो डेप्रिसिएशन बढ़ाई जाओगे क्या? कहता सर ऐसे करो, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है ना, उतनी वैल्यू जितनी एक्सेस आ रही है ना, वो उठा के जनरल रिजर्व में साथ के साथ ट्रांसफर करना, ताकि रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस ना आए। हुआ पॉइंट क्लियर? ये चीज। नेक्स्ट आगे, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। अब चलिए ऊपर बैक एक्सरसाइज पे, यहां पे आइए, सबसे पहले ये वाला पढ़ना, 16 नंबर खोलो जी। ट्रोजन लिमिटेड operates a major chain of supermarkets all over India. It acquires a new store in Pune, which requires significant renovation expenditure. It is expected that the renovation will be done in 2 months, during which the store will be closed. जिसके कारण आपका स्टोर बंद भी रहेगा। अब रेनोवेशन तो भी करवानी है आगे। The budget for this period, including expenditure related to construction and remodeling cost, कितनी बनती है? 18 लाख। Salaries of the staff, अब उनको निकालेंगे थोड़ी, उनको भी तो रखना पड़ेगा, 2 लाख रुपए की वो पड़ेगी। Who will be preparing the store before its opening and related utilities cost, और कुछ 1.5 लाख रुपए का खर्चा आपका और आएगा। कहता है what will be the treatment of such expenditure। अब आप कह रहे हो जी आपका स्टोर तो बंद है, स्टोर बंद है, खर्चे बंद थोड़ी हो गए, एक्सपेंडिचर थोड़ी बंद हो गए। मैं वही तो पूछ रहा हूं कि एक्सपेंडिचर में कितना डेबिट करोगे, कितना कैपिटलाइज करोगे। पढ़िए, ट्रोजन लिमिटेड should capitalize the cost of construction and remodeling the supermarket because they are necessary to bring the store to the condition necessary. सर रेनोवेशन तो करवानी पड़ेगी, वो तो क्लियर है, 18 लाख रुपए तो जाएगा ही जाएगा। आगे चल, क्योंकि वो तो टू ब्रिंग द पीपीई इनटू प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन है, वो तो होएगा ही होएगा। आगे, इन द मैनर इंटेंडेड the supermarket cannot be opened without incurring the remodeling expenditure, therefore this construction and remodeling expenditure of 18 लाख तो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगा ही बनेगा, ये तो वेरी क्लियर है। आगे चल, however the cost of salaries of staff 2 lakh and utilities cost 1.5 lakh are operating expenditures that would be incurred even after the opening of supermarket भी हो सकते थे, तुमने अपनी मर्जी से करवाए, तुम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे कि नहीं इतने बैकएंड से कुछ ना कुछ एक काम करते रहेंगे, ठीक है ना, कि जैसे ही मार्केट ओपन होएगी कि आप एकदम से काम स्टार्ट कर दे। सर पहली बात तो आपकी एसेट रेडी फॉर यूज नहीं है, क्लियर, एंड ये जितने भी एक्सपेंडिचर हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट नहीं है, ये आपके अपनी ओर से हैं। आगे पढ़िए, देयरफॉर दीज कॉस्ट आर नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग द स्टोर टू द कंडीशन नेसेसरी for it to be capable of operating कोई जरूरी थोड़ी दो। Clear? In the manner intended by the management and should be expensed of, sir normally profit and loss के अंदर चार्ज करें। कहीं आप सोच रहे हो कि जो आपको सैलरीज देनी पड़ी 2 लाख की, या रिलेटेड जो कॉस्ट का आपको करनी पड़ी, ये आपकी नॉर्मल एक्सपेंडिचर। हमने कब कहा बंद कर दो? किसने कहा स्टाफ रखने के लिए? और अगर आप रख भी रहे हैं तो एसेट में नहीं जाएगा भाई, एसेट को तो क्वालिफाई ही नहीं कर रहा हो।
समझ गए ना? तो ये आपका नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एसेट में कैपिटलाइज नहीं होगा। और वो जो तेरा रीमॉडलिंग कॉस्ट है, रेनोवेशन एक्सपेंडिचर है, वो तो डायरेक्टली लिंक्ड है ना, वो तो डायरेक्टली लिंक्ड है, वो तो आएगा ही आएगा। आगे चलिए ऊपर, नेक्स्ट ऑन, ये भी अच्छा था, ये लेटेस्ट भी आया हुआ शायद क्वेश्चन कहीं ना कहीं। नर्मदा लिमिटेड, पढ़िए जी। Purchased an existing bottling unit from Kaveri Limited. हाँ। Kaveri Limited followed SLM for charging depreciation on machinery of sold units, whereas Narmada followed WDV in method in other units. बिल्कुल। The directors of Narmada Limited want to continue charge depreciation for the acquired unit in SLM, which is not consistent with the WDV method followed in the other units. पहली बात तो आपने क्या कहा था सर, डेप्रिसिएशन मेथड क्या आप अलग अलग मशीन्स पे यूज कर सकते हैं क्या? सर वैसे तो क्लास पे होता है सेम, बट अगर उसकी डिफरेंट यूसेज है, डिफरेंट लाइफ है, क्लियर रेजिडुअल वैल्यू डिफरेंट है, देन यू मे आप अपना देख सकते हैं क्लास ऑफ एसेट, क्लियर। और यूनिट्स भी अलग अलग हैं, अदर यूनिट अलग है और ये वाला यूनिट अलग है, क्लियर। जैसे फैक्ट्रीज कहते हो वो अलग यूनिट्स हैं और ये यहाँ पे देखते हैं। डिस्कस द कंटेंशन ऑफ द डायरेक्टर विद रेफरेंस टू द AS10 एंड फर्दर ड्यूरिंग द ईयर नर्मदा लिमिटेड ने एक न्यू प्लांट ऑन द कोस्टल लैंड सेटअप करा है। इन व्यू ऑफ द corrosive climate, the company felt that its machine life is reducing, क्या होएगी, faster होएगी, clear। Can the company charge a high rate of depreciation? Yes, sir. क्या कंपनी higher rate of depreciation चार्ज कर सकती है? Why is it so? Because location change होने से अगर और कुछ change हो, अगर सर आपकी कोई लोकेशन चेंज होने से, कोई ज्योग्राफिकल वे से या किसी भी वे से, और दूसरी बात अगर सेटिस्फाइड है कि हाँ सर आपको लग रहा है कि उसकी यूजफुल लाइफ कम है देन दैट ऑफ अदर्स, तो यू मे चेंज द यूजफुल लाइफ एंड मे बी चेंज द हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बट इनका व्यू पॉइंट पढ़ते हैं एक बार, क्या कहते हैं। एज पर AS10 there are several methods of allocating depreciation over the useful life of assets. है, तो वैसे कई हैं मेथड्स। द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हमने तो कहा था जी वो चूज करना जो रिफ्लेक्ट करे क्या, ट्रू कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द एसेट, क्लियर। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मेथड इज समटाइम यूज्ड इवन फॉर ईच पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट एसेट, अगर क्या होगा, जस्टिफाइड। तो इस बात में तो कोई लड़ाई नहीं है कि सर अगर वो यहाँ पे SLM वहां WDV लगाना चाहते हैं, करो जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो, हमें 1% भी दिक्कत, बस इतना श्योर है आप ट्रू कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द एसेट क्या करें, शो करें, जो तुझे सही लगे वो करें। सर दस नर्मदा लिमिटेड कैन कंटिन्यू टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द एक्वायर्ड यूनिट एज पर द SLM ही चलेगा, कोई इशू नहीं। बट दूसरा वो लैंड वाला कॉन्सेप्ट था। द एंटरप्राइज should consider related statutes for computation of the depreciation. for example, The companies that lay down the useful lives of various assets, where the management's estimate of the useful life of an asset of the enterprise is shorter than that envisaged जो under the provisions of the relevant statute है। पर ध्यान रखियो, मैंने अलाउ कर दिया इसका मतलब ये नहीं लॉ की प्रोविजंस को तोड़ना शुरू कर दोगे, साथ में लॉ का भी ध्यान रखना कि कोई कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग जो लाइफ मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। आगे the depreciation provision is appropriately computed by applying higher rate, therefore in the given case the company can charge higher rated of depreciation based on its estimate of the useful life of मैंने तो लास्ट वर्ड क्या लिखवाया था, डेप्रिसिएशन वाले केस में क्या लिखवाया था कि क्या कंपनी डेप्रिसिएशन के केस में यूजफुल लाइफ चेंज कर सकती है, क्या कुछ रेजिडुअल। हाँ सर बिल्कुल सर, ये तो आपको फैक्ट ऑफ द केस बताएंगे ना, तो हमारे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसे आपने कहा था, एक चीज बता, जब रिमेनिंग लाइफ 10 में से 2 निकालने के बाद 8 होनी चाहिए थी, मैं कह रहा हूं जी 6 साल है, तेरी डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली रेट बढ़ नहीं गया, तो फिर ठीक है ना सर। आपने तो कहा था कि यूजफुल लाइफ में भी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, चल सकते हैं आगे। यस, however such higher depreciation rate and or the reduced life of the asset should be disclosed by way of notes. हाँ बट सर ये जो भी काम करेंगे साथ में इसका एक डिस्क्लोजर बाय वे ऑफ नोट्स ऑन अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रोवाइड कर दीजिएगा, क्लियर। तो कुछ थ्योरेटिकली भी कवर अप होते हैं, अब इनका ना क्रक्स निकाल के साइड पे लिख लिया करो कि अल्टीमेट अगर ऐसा केस है तो ये हमने डिसाइड करना है, क्लियर। नेक्स्ट आगे 14 नंबर तो आपका नॉर्मल एनुअल डेप्रिसिएशन वाला है, कुछ नहीं है। द कंपनी पेड एन इंस्टॉलमेंट, ये पढ़िए 12 नंबर। सुपर लिमिटेड acquired at net valued at 25.5 lakh on installment basis on 20 September 16.
During the year ended 17-18, the company paid an installment of 5 lakh and provided the depreciation on the same. ऑन द सेम। 5 lakh. क्या डेप्रिसिएशन इंस्टॉलमेंट बेस्ड होती है? एसेट तो आपने टोटल परचेज करी है, तो आप तो टोटल पे लगाओ। पढ़िए, एज पर AS 10 depreciation should be provided on the depreciable amount and historical cost less salvage value and payment of installment are not related to the depreciation। क्योंकि आपने जब एसेट ली होगी, आपने क्या करा होगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर को देते रहेंगे जो हमारी टर्म्स है, बट ये इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होना तेरी डेप्रिसिएशन पे कोई भी फर्क नहीं डालता। क्लियर है पॉइंट? चलिए ऊपर एक ये सब्सिडी वाले के साथ थोड़ा मिक्स कर रखे। जादू लिमिटेड purchased certain plant and machinery for 40 lakh. 20% of cost of moderate credit is the subsidy component to be lies from state government for बिल्कुल establishing industry in a backward district. बिल्कुल। Cost of 40 lakh include excise duty of 5 lakh. अगेंस्ट विच सैनवर्ड क्रेडिट आपको क्या होगा? मिलेगा। पहली बात तो जिसका क्रेडिट आपको अवेलेबल होगा वो तो कॉस्ट का पार्ट ही नहीं होता। तो 40 में से 5 तो ये बाहर हो गया, कितना बचा? 35, और 35 में से 20% की आपको क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। तो आप तो सर डेप्रिशिएबल अमाउंट 28 का होना, डेप्रिशिएबल अमाउंट तो 28 का है। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? ये चीज। नेक्स्ट आगे, लॉस ऑन एक्सचेंज। अच्छा ये एक्सचेंज वाला ही क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट, इसको कॉपी पे बना के देखना। क्लियर? इसको आपने अपनी कॉपी पे बना के देखना। इससे ऊपर ये भी एक्सचेंज का ही है, जैसे आपने अभी करा ना, 195 का आपने लिया होगा पुराना प्लांट 175 का, और बाकी बैलेंस आपने कैश में दिया होगा। तभी एंट्री क्या पास करी? प्लांट एक्स अकाउंट डेबिट टू प्लांट बी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जैसे अपने वो 6000 वाला करा था। अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम आ चुका, ये भी आपने करके देखना सर। क्वेश्चन नंबर 8 डू, कॉपी पे बनाइए प्रॉपर इसको। ये आपका वही चीज है, कॉस्ट निकालने वाला, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्लियर? नेक्स्ट के हैं क्लियर? एक बार 6th पढ़ना। A Limited entered into a binding contract with C Limited to buy a machine for 1 lakh. The machine is to be delivered on 15 February 2018. and 1st January 2018 को A Limited changed its process of production. The new process will not require the machine जो आपने ऑर्डर कर दी, and it shall have to be scrapped immediately after delivery. Okay, the expected scrap value of the machine is क्या है? nil. Okay, explain as to how A Limited should recognize the entire transaction. तुम तो कर बैठे ऑर्डर, तुम तो ऑर्डर कर बैठे, और डिलीवरी कब होनी है उसकी? 15 फरवरी को। तो क्या करो सर इसका? कहते जी एसेट इज द वन विच गिव्स, आपको क्या दे? जिस चीज का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलना ही नहीं है, तो आप उसको एसेट ही क्यों बोलोगे? सिंपल एक्सपेंडिचर बोलो ना। आगे बढ़िए। इन दिस केस द एक्सपेंडिचर डज नॉट सेटिस्फाई द एसेट डेफिनेशन। ये पहले दिन से ही एज अ लॉस कहां पे जाएगी? मैं एसेट भी क्यों शो करूंगा? जब आपने ऑर्डर प्लेस करा आफ्टर सर्टेन डेज आपको क्लियर हो चुका कि कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, और अगर आ भी गई ना, स्क्रैप है, बेकार है हमारे लिए, तो ठीक है, अब लॉस पड़ गया तो पड़ गया, अब क्या रहेगा? नेक्स्ट आगे ऊपर चल। हाँ जी, अगर इसमें स्क्रैप वाली होती तो हम इसे रिटायर भी कर सकते। फिर नेट लॉस बुक कर लेता, एंटिसिपेटेड लॉस आज ही बुक कर लेते कि चलो मान लो जी एसेट कितने की थी? लाख रुपए की, फिर भी VCR की तो बेच देंगे, 80 का लॉस तो बुक कर। ये चीज। नेक्स्ट आगे, फायर लिमिटेड Purchased equipment for its power plant for unit during the 16-17 at a cost of 100 lakh. बिल्कुल। Out of this they paid 90% and balance 10% was to be paid after 1 year on satisfactory performance of the equipment। जैसे होता है ना, होल्ड पे रख लेते हैं पैसा कि जी मशीन अगर आपकी साल अच्छा काम करेगी तो बाकी 10% भी आपको रिलीज कर देंगे। ओके, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18 क्या हुआ? यू लिमिटेड ने वेव्ड ऑफ कर दिया द बैलेंस 10% अमाउंट। क्लियर? उन्होंने ही वेव ऑफ कर दिया, रहने दो, देने की जरूरत ही नहीं है, हमें 90% ही बहुत है। मैं तो सोच रहा था कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो देना पड़ेगा, उसने छोड़ ही दिया। अब पंगा ये होगा, मैंने तो स्टार्टिंग एसेट पूरे पे डेबिट करी होगी। क्लियर? अब यहाँ पे फायर लिमिटेड क्रेडिटेड इट टू, कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या कर दिया? एज अ, क्या सही करा? क्यों? मैं तो डेप्रिसिएशन टोटल पे डाल के आया था। आगे चलो। द ट्रीटमेंट मेड by fire limited is not correct. Change in आपको करना पता क्या चाहिए? आपको उसकी कॉस्ट कम करके रिमेनिंग लाइफ के अंदर उसको क्या करना चाहिए? राइट, समझ गए ना? सो चेंज इन लायबिलिटी शुड बी एडजस्टेड विद द PP होना चाहिए, एंड द रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रोस्पेक्टिवली। डिस्काउंट रिसीव क्यों लिखाओगे?
डिस्काउंट रिसीव क्यों दिखाओगे? जो अमाउंट है उसमें से कट कर एंड अकॉर्डिंग टू दैट नेक्स्ट रिमेनिंग लाइफ में कम वैल्यू को डेप्रिशिएट करना शुरू कर दे। जब डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम जाएगी, कहां तो वन शॉट में तुमने डिस्काउंट रिसीव बुक कर दिया, क्या वन शॉट में जाना चाहिए? अब ये लायबिलिटी जो कम हुई है ये तो पूरी एसेट की कम हुई है ना, तो ये यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग ही जानी चाहिए। तो उसका बेटर वे क्या है? बेटर वे क्या है? एसेट में से वैल्यू कम करो, डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना, वो धीरे धीरे करते अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जाता रहे। हुआ क्लियर? सो कंसेप्चुअली पॉइंट्स यहां पे बहुत है, जितने भी आप करना चाहो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, स्पेशली AS10 ये बढ़िया क्वेश्चंस अपने आप में। इसको वन टाइम जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कॉपी पे करने को कहे हैं, स्कैनर में से देखिए, मॉड्यूल में से देखिए, कोई क्वेश्चन अगर करने वाला है रिटन प्रैक्टिस मस्ट करें, नहीं अदरवाइज आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम जो आती है वो किसमें आती है? प्रेजेंटेशन में आती है, लिखने में आती है। चलो थियरी पार्ट ना सही, जिसमें कोई न्यूमेरिकल पार्ट है कम से कम वो तो आप अपनी कॉपी पे जरूर बना के लिखो। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट। एंड नेक्स्ट ऑन जो 1-2 क्वेश्चंस बीच में छोड़े हैं वो आपके कंसेप्चुअली रेपिटेशन है, दोबारा वही चलते जाएंगे। क्लियर? सो यहाँ पे हमारा AS10 क्या होता है जी? कंप्लीट। एंड नेक्स्ट ऑन लेक्चर से अकाउंट्स का जो भी नेक्स्ट टॉपिक करना होगा, मे बी शायद आपको न्यूमेरिकल में से कुछ टॉपिक करवाऊं, जैसे इंडिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चंस हमारे रनिंग थे, तो उसमें से आप क्या करेंगे? दोबारा टेक अप करेंगे। ओके जी, थैंक्स अ लॉट।